अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोसिस। हम लोग ने माइटोसिस को आज डिटेल में स्टडी करना है, इसके सारे स्टेप्स को, सारे फेजेस को, ईच एंड एवरीथिंग। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को बहुत केयरफुली देखिएगा और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग को अभी ये समझ आ गया तो आगे आप लोग को जिस भी आप लोग ग्रेड में जाए, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अगर फर्दर आप लोगों ने साइंस सब्जेक्ट से किए तब भी माइटोसिस का टॉपिक आपकी जान नहीं छोड़ेगा। और ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट। इस माइटोसिस को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, नेम उनका वाल्टर फ्लेमिंग है, उन्होंने डिस्कवर किया था इन 1880s। और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले नोटिस किया था सेल के अंदर कि असल में माइटोसिस है क्या। सीरीज ऑफ चेंजेस इन अ सेल। एक सेल है, इसके अंदर बहुत डिफरेंट चेंजेस होंगे जिनको अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, एक सेल डिवाइड हो जाएगा इनटू टू डॉटर सेल्स में। एक सेल से डिवीजन हो जाएगी टू डॉटर सेल्स की। और ये माइटोसिस का प्रोसेस होता है सिर्फ यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका प्रॉपर क्या हो, न्यूक्लियस हो। मैनी अदर डिफरेंसेस आर ऑल्सो देयर, बट मैं अभी सिर्फ एक ही डिफरेंस पे को हाईलाइट करी हूँ कि प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। जैसे ये एक यूकैरियोटिक सेल है क्योंकि इसके अंदर देखें न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की प्रेजेंस यूकैरियोट को प्रोकैरियोट से डिफरेंशिएट करती है। न्यूक्लियस की वजह से ही माइटोसिस सिर्फ यूकैरियोट्स में होती है, प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस नहीं होती। क्योंकि अगर आप प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर देखें तो ये एक प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया। इसके अंदर यूं ही जेनेटिक मटेरियल डीएनए ऐसे ही पड़ा होता है। अगर इसको कंपेयर करें यूकैरियोट से तो यूकैरियोट्स में देखें न्यूक्लियस के अंदर है ये जेनेटिक मटेरियल, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही साइटोप्लाज्म में ये पड़ा हुआ है। तो न्यूक्लियस जब नहीं है तो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है माइटोसिस में, जो कि क्या कहते हैं, स्पिनल फॉर्मेशन होती है एंड ऑल डैट। जब यहाँ पे न्यूक्लियस ही नहीं है, इसकी डिवीजन भी उस तरीके से नहीं होगी जो माइटोसिस का प्रोसेस है, बल्कि ये एक और प्रोसेस है बाइनरी फिशन, जिसके थ्रू डिवाइड करेंगे। बाइनरी फिशन को मैं थोड़ा बता देती हूँ क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है। अगर ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल, बाइनरी फिशन में क्या होता है कि ये अपने टू हाफ्स में ब्रेक हो जाता है। ये एक हाफ है और नीचे वाला मतलब यहाँ से ये ब्रेकेज हो जाएगी ऐसे। ये टू हाफ्स हैं। ये बहुत मैं ऐसे ही जनरल कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, इसकी डिटेल है। अब हर हाफ के अंदर अपनी कैपेसिटी होती है कि वो दूसरे हाफ को एग्जैक्टली सिमिलर क्या कर सके, खुद ही जनरेट कर सकें। तो एज अ रिजल्ट दो इंडिविजुअल्स फॉर्म हो जाते हैं जो कि एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं पेरेंट के, बस बट इस प्रोसेस को हम लोग माइटोसिस नहीं कहते। ठीक है। अब माइटोसिस असल में क्या है और कहाँ पर होती है। माइटोसिस क्या है वो तो बता दिया कि डिफरेंट सीरीज ऑफ चेंजेस है, उनको भी स्टडी करेंगे, लेकिन होती है सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं सारी बॉडी के, एक ऑर्गेनिज्म है उसकी पूरी बॉडी के सेल्स सोमैटिक सेल्स हैं, एक्सेप्ट जर्म लाइन सेल्स। जर्म सेल्स क्या है? अब ये जर्म सेल्स क्या है? जर्म सेल्स वो सेल हैं बॉडी के जिन्होंने फर्दर गैमीट्स बनाने हो। ठीक है, इन्होंने क्या करना होता है, फर्दर गैमीट्स बनाने हैं। अब गैमीट्स क्या है? जिन्होंने सेल्स, वो एग्स एंड स्पर्म्स, जिसके थ्रू नेक्स्ट रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो सकेंगे। सारे बॉडी के सेल मीन आई सेल, नर्व सेल, ब्रेन सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, न्यूरॉन्स एक्सेट्रा, ऑल अदर सेल्स आर इंक्लूडेड इन सोमैटिक सेल्स। और उन सब सेल्स के अंदर माइटोसिस होगी। अगर आपकी फिंगर पे कट लग जाएगा तो यहाँ के भी सेल्स सोमैटिक सेल्स हैं, तो आपके फिंगर के यहाँ पे जो नए सेल रिप्रोड्यूस होंगे वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस होंगे, और इसीलिए एग्जैक्टली सिमिलर सेल्स होंगे। माइटोसिस की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि माइटोसिस में एग्जैक्टली सिमिलर सेल बनता है। ऐसे नहीं होता कि पहले यहाँ पे फिंगर में को छोड़ दे बाद में यहाँ पे नोज निकल आए, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर कलर डिफ्रेंशिएट हो जाए कि स्किन कलर से आपके क्या हो जाए, यहाँ पे ग्रीन कलर का स्किन आ जाए। एग्जैक्टली सिमिलर प्रोसेस को मेंटेन करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात माइटोसिस के अंदर,
माइटोसिस के प्रोसेस में क्रोमोसोम्स नंबर मेंटेन होता है। अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो हर डॉटर सेल में भी 46 ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर 46 है तो एक डॉटर में 43 और एक में 45 हो, ऐसा नहीं होगा, एग्जैक्टली सिमिलर होंगे। और क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के ये सेंटर में क्या होता है, सेंट्रोमेयर, ठीक है। चले आप माइटोसिस के फेजेस की तरफ मूव करते हैं। अब ना माइटोसिस को अगर देख लें तो ये मैंने एक फ्लो चार्ट टाइप बनाया है, आप लोग इसको देख लें। माइटोसिस को 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। वैसे माइटोसिस कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस मीन्स कि जो ही एक फेज खत्म होता है कैरियोकाइनेसिस, जो ही स्टॉप करते एकदम से साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाती है, कोई बीच में गैप नहीं होता। लेकिन हम लोगों ने अपनी कन्वेंशन के लिए इसको फेजेस में डिवाइड कर लिया और हर फेज को हम लोग अलग स्टडी करेंगे। लेकिन असल में होता कि एकदम से सारे प्रोसेस एक साथ हो जाते हैं। माइटोसिस को 2 मेजर फेजेस में डिवाइड किया जाता है, 2 मेजर स्टेजेस में। फर्स्ट स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस। पहले एक सेल है, अगर ये सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, ये जो सारा है, और साइटोप्लाज्म भी है। पहले सेल में ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ठीक है। अगर ये है ना, इसकी डिवीजन होगी तो 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे एक सेल के अंदर, ठीक है। 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के फर्दर 4 सब फेजेस हैं जिनके थ्रू ये 2 न्यूक्लियस फॉर्म होंगे। पहला फेज प्रोफेज, सेकंड मेटा, थर्ड एना एंड फोर्थ इज टीलोफेज। इन सब फेजेस को भी 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं। जो ही न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे तो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, और साइटोकाइनेसिस के रिजल्ट में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और ये सेल 2 सेपरेट डॉटर सेल्स में फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं प्रोफेज को। और ये जो माइंड मैप या इस तरह का फ्लो चार्ट है, ये आप लोग पेपर में ज़रूर बनाया करें, क्योंकि इस तरह के काम करने से ना मार्क्स मिलते हैं आप लोगों को। पेपर में एग्जामिनर को ईज मिलती है, क्योंकि वो इजीली चेक कर सकता है कि आपको पता है कि कौन कौन सा फेज किसके अंडर आ रहा है, तो वो इजीली आप लोगों को मार्क्स भी दे देगा इंशाल्लाह। चलें प्रोफेज को करते हैं। सबसे पहले प्रोफेज को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता है सेल साइकिल में पहले इंटरफेज होता है। इंटरफेज जब कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है, सेल माइटोसिस में एंटर करता है, एम फेज में। अब एम फेज का सबसे पहला फेज क्या है, प्रोफेज है ना, तो इट्स मीन सेल में कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो इंटरफेज से सेल ने प्रोफेज में एंटर होना है। अब इंटरफेज में मैंने क्या कहा था कि सेल पूरा अपने आप को प्रिपेयर कर चुका होता है फॉर डिवीजन। माइटोसिस में सिर्फ सेल ने क्या करना होता है, डिवाइड हो जाना होता है 2 डॉटर सेल्स में। अब इंटरफेज में असल में होता क्या है, ये क्रोमोसोम का पॉइंट ऑफ व्यू के क्रोमोसोम्स में क्या चेंजेस आ रही हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इनके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। अब इंटरफेज में सबसे पहली बात, एस फेज में हमने पढ़ा था, इंटरफेज का पार्ट है एस फेज। एस फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर जाते हैं। लाइक ये पहले एक सेल है जो सेल साइकिल में एंटर हुआ, इंटरफेज में एंटर हुआ। इसके कितने क्रोमोसोम्स हैं, 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। एक ब्लू से मैंने आप लोगों को बता दिया और एक रेड से डिफ्रेंशिएट कर दिया। जब एस फेज स्टार्ट होगा ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर जाएंगे। ये अपनी एग्जैक्ट सिमिलर कॉपी बना देगा और ये वाला अपनी बना देगा, ठीक है। तो क्या हुआ, इंटरफेज की बात हो रही है, अभी माइटोसिस स्टार्ट नहीं हुई, प्रोफेज में नहीं हम मूव किया, अभी हम पहले की सेल साइकिल में इंटरफेज में 2 क्रोमोसोम थे। इंटरफेज के एस फेज में ये दोनों क्रोमोसोम डुप्लीकेट करके दोनों ने एग्जैक्ट अपनी सिमिलर कॉपी बना दी। लाइक ये रेड था तो इसने अपनी एग्जैक्ट रेड कॉपी बना दी, ये ब्लू है तो इसने एग्जैक्ट ब्लू। मैं कलर डिफरेंशिएट सिर्फ आपकी ईज के लिए कर रही हूँ, यहाँ पे पर्टिकुलर जीन्स होंगे, वो जीन्स डुप्लीकेट करेंगे। अब एक दफा ये डुप्लीकेट हो गए ना, फिर क्या होता है, G2 फेज आता है। एस के बाद G2 आता है ना, G2 फेज में ये क्रोमोसोम लूज कर जाते हैं। लूज जो ही होते हैं तो ये लोग क्या, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमैटिन में। अब क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन इस तरह से होता है, ऐसे थ्रेड लाइक ना, सेल के अंदर ये थ्रेड लाइक यूं इस तरह से चीज पड़ी हुई होती है।
ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन होती है एक ऑर्गेनिजम्स की, जिनको हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। अब सबसे पहले तो क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम से एस फेज में ये दोनों क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुए। अब डुप्लीकेट होने के बाद ये दो क्रोमोसोम है, ये डुप्लीकेट हुए तो ये क्रोमोसोम्स हैं, ये लूज होना शुरू हो गए और इन्होंने क्या बना दिया, क्रोमैटिन बना दिया। अब जो ही सेल इंटरफेस के बाद माइटोटिक फेज में एंटर होता है। माइटोटिक फेज का पहला फेज कौन सा है, प्रोफेज। प्रोफेज में जो ही सेल एंटर होता है क्या हो जाता है, ये जो क्रोमैटिन था ये कंडेंस होना शुरू हो जाता है। कंडेंस मीन्स जो पहले यूं लाइट था ना, ये वापस से टाइटली पैक होना शुरू होता है। जो ही ये टाइटली पैक होता है, क्रोमोसोम जो पहले से एस फेज में डुप्लीकेट हो चुके थे वो विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ये वाला रेड क्रोमोसोम अपीयर हो गया और यहाँ पे ब्लू वाला क्रोमोसोम, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि क्रोमोसोम्स जो डुप्लीकेट हुए थे वो इंटरफेस के एस फेज में ऑलरेडी हो चुके थे। होने के बाद इन्होंने क्रोमैटिन में अपने आप को लूजली अरेंज कर लिया और प्रोफेज जो ही स्टार्ट हुआ ये अगेन कंडेंस हो गया और इन्होंने वापस माइक्रोस्कोप में आप लोगों ने जब देखा तो आप लोगों को क्रोमोसोम्स नजर आए। अब अगर आप इस बुक में देखें, यहां पे आपको ये क्या है, इंटरफेस। इंटरफेस में क्या है, क्रोमैटिन नजर आ रहा है। प्रोफेज स्टार्ट हुआ तब भी क्रोमैटिन है। जो प्रोफेज आगे प्रोसीड किया, क्रोमैटिन क्या हुआ, ये कंडेंस हो गया। अब आप लोगों ने ये नहीं समझना कि क्रोमैटिन से अभी डुप्लीकेट हुए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम असल में ये डुप्लीकेट कब हुए थे, जब इंटरफेस था, एस फेज था। डुप्लीकेट होने के बाद ये क्रोमैटिन में कन्वर्ट हुए और फिर वापस से प्रोफेज में ये वापस से क्रोमोसोम्स डुप्लीकेटेड आपको विजिबल हुए। अभी हुए नहीं, ये सिर्फ विजिबल हुए तो ये एस फेज में थे। अब हम लोग ये क्रोमोसोम की सारी बात, कहानी खत्म। अब सेंट्रियोल्स की तरफ देखते हैं। अब आप लोगों को ये तो पता चल गया ना कि क्रोमोसोम्स का अंदर क्या हो रहा था, क्रोमोसोम्स कब डुप्लीकेट हुए, कब प्रोफेज में कैसे विजिबल हुए, वो सारी बात। इसीलिए भी मैंने क्रोमोसोम्स अंदर न्यूक्लियस के नहीं दिखाए। अब मेरा मेजर एम्फेसिस है सेंट्रोसोम में, कि साइड बाय साइड ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सेंट्रोसोम्स में क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, जिसके रिजल्ट में प्रोफेज में एक सेल के अंदर क्या होगा, ठीक है। अब इंटरफेस में इसी तरह जिस तरह क्रोमोसोम्स के बारे में डुप्लीकेशन हो गई थी और वो क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो गई थी, सेंट्रियोल्स जो कि ये दो हैं 1 और 2, एक हमारी वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों सेंट्रियोल्स कलेक्टिवली कहलाते हैं सेंट्रोसोम। ये एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में ये नहीं होते। ये सेंट्रियोल्स इंटरफेस में क्या कर जाते हैं, रेप्लिकेट कर जाते हैं। रेप्लिकेट जो ही करते हैं तो ये देखें एग्जैक्ट सिमिलर कॉपी बन गई। एक को मैंने ब्लू से दिखा दिया और एक को मैंने रेड से, इसी की दो कॉपीज बन गई। इट्स मीन 2 सेंट्रोसोम बन के, ठीक हो गया। एक सेंट्रोसोम था, इंटरफेस में रेप्लिकेशन हुई, 2 सेंट्रोसोम्स फॉर्म्स। जो ही प्रोफेज स्टार्ट हुआ, क्रोमोसोम्स यहाँ पे क्या होना शुरू हो गए, विजिबल हुए। आपने सेल में देखा कि 2 सेंट्रोसोम भी पड़े हुए हैं एक ही साइड पे, ये प्रेजेंट है अभी एक ही एंड पे। जो प्रोफेज प्रोसीड करेगा, आगे मूव करेगा, ये सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों एक ही तरफ है। माइग्रेशन के बाद रेड वाला इधर है और ब्लू वाला ऑपोजिट एंड पे है, ठीक है। अब इन सेंट्रोसोम ने करना क्या है, अब वो डिस्कस कर लेते हैं कि स्पिनल फॉर्मेशन। अब अगर देखें तो प्रोफेज में ना अभी मिड चल रहा है प्रोफेज का। इसमें सेल को अगर आप देखें तो सेल के अंदर आप लोगों को 2 क्रोमोसोम्स नजर आएंगे। ये क्रोमोसोम की सारी कहानी मैं आप लोगों को सुना चुकी हूँ। ये हर क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुआ है, 2 क्रोमोसोम में। एक सेल के अंदर अभी 2 क्रोमोसोम ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये दोनों क्रोमोसोम प्रेजेंट है,
ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, जो कि राइबोसोम्स की फैक्ट्री कहलाता है, जिसने राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करना होता है। बाद में इसके सिंथेसिस के बाद क्या होता है, राइबोसोम्स के सिंथेसिस के बाद प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स ने करनी होती है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो कि डिफरेंशिएट करिए कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है। अब इंटरफेस में जो सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट हुए थे वो ऑपोजिट पोल्स में मूव कर गए हैं जो ही प्रोफेज स्टार्ट हुआ। अब जब ये माइग्रेट कर जाते हैं, ये दोनों सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम्स, ये दोनों सेंट्रोसोम्स हैं जिनके अंदर टू सेंट्रियोल्स हैं। ये सेंट्रोसोम्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ जब मूव कर जाते हैं तो ये एक ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है जो कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई होती है। ये प्रोटीन साइटोप्लाज्म से लेते हैं और यहाँ पे अपने साथ ही ज्वाइन करना शुरू करते हैं। ऐसे यहाँ पे जब ये ज्वाइनिंग इस प्रोटीन की होती है तो क्या होता है, एक माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन हो जाती है। लाइक मैं अब यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये ऐसे ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं इनको बोला जाता है स्पिनल फाइबर्स। स्पिनल फाइबर्स का क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, ये ज्वाइन करते हैं अपने साथ काइनेटोकोर प्रोटीन को। अब काइनेटोकोर प्रोटीन क्या होती है, ये अगर एक क्रोमोसोम है, अगर आप लोग इसके अंदर ना, ये एक प्रोटीन होती है काइनेटोकोर, इस क्रोमोसोम के अंदर प्रोटीन होती है काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर प्रोटीन बाइंड करती है स्पिनल फाइबर के साथ, ठीक है। जिन स्पिनल फाइबर्स के साथ ये बाइंड करती है उन फाइबर्स को बोलते हैं काइनेटोकोर स्पिनल फाइबर्स। ठीक हो गया, यहाँ तक ये प्रोफेज चल रहा है। अब लेट प्रोफेज आ जाता है। जो ही लेट प्रोफेज आता है क्या होता है कि ये ना ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, जो न्यूक्लियर इनवेलप है वो टूटना शुरू हो जाता है और इस तरह टाइनी फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो भी डिसअपेयर हो जाता है। अब सेल इस तरह से शक्ल बन जाती है। आखिर में प्रोफेज की क्या हुआ होता है, दो सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल्स की तरफ, क्रोमोसोम ऐसे ही साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े होते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप के इस तरह स्मॉल फ्रेगमेंट्स बने होते हैं और न्यूक्लियोलस भी क्या हुआ होता है, डिसअपियर हो जाता है। अब यहाँ से मेटाफेज स्टार्ट हो जाता है। अब मेटाफेज में देखते हैं।